हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो ये अतुल का क्वेश्चन बैंक है, आपका एनवायरमेंट एजुकेशन का 5th पेपर आपका ये है BD 205। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताता चलूँ। इसमें आपकी 5 यूनिट है और 5 यूनिट में टोटल जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 568 क्वेश्चंस का कलेक्शन आप हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, 568 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ, अगर आप मेरे नोट्स हैं इन्वायरमेंट के, तो मैंने बहुत सारी क्लासेस कराई हुई हैं, तो जो हमारे नोट्स हैं वो आप देख लीजिए, वो वीडियोस देख लीजिए और ये सिर्फ अतुल की सीरीज आप पढ़ लीजिए। बस इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 568 क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, हमारे नोट्स पढ़ेंगे और इसमें से आपको 50 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं तो हम डिस्कशन करेंगे नहीं, बस सीधा सीधा आंसर फटाफट रिवाइज करते चलते हैं। एनवायरमेंट शब्द का पर्याय होता है एनवायरोन। ठीक है, एनवायरोनेर भी होता है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य हमारा ज्ञान और समझ का विकास करना, लोगों के अंदर जागरूकता लाना और स्किल्स डेवलप करना। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जो भारत में जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन आप सभी को पता है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे। पर्यावरण अध्ययन की डैश जो प्रकृति है वो क्या है, वो हमारी बहुआनुभाषिक है। कैसी है? पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति वो बहुआनुभाषिक है। पर्यावरण का घटक क्या है? तो पर्यावरण देखिए, जो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इसमें जो है क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डावन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकटवर्ती दशाओं से है, जीवमंडल से है, वायुमंडल से है। तो इसमें तो आपका ये जो है डावन मायर के अनुसार जो पर्यावरण का शब्द है, यहाँ पे डावन मायर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो निकटवर्ती दशाओं से हो जाएगा। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, क्योंकि बरी का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढके हुए, इसलिए जो चीज हमें चारों तरफ से घेरे हुए वही पर्यावरण है। पर्यावरण उन सबको कहते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किसका कथन है? यह आपका जीन्स बर्ट का कथन है। किसका? जीन्स बर्ट का कथन है। पर्यावरण भूगोल में आप क्या शामिल नहीं करेंगे? पर्यावरण भूगोल में आप क्या शामिल नहीं करेंगे? तो इसमें आपका मानव का उद्भव जो है वो भूगोल में शामिल नहीं होगा। अकार्बनिक पदार्थ किस पर्यावरण में शामिल है? ये आपका भौतिक पर्यावरण में शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 11 कहता है, किस विद्वान ने पर्यावरण के अध्ययन के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है? अल्फ्रेड वेगनर। भौतिक पर्यावरण में निम्न में से कौन सा तत्व तो शामिल नहीं है? पर्णहरित युक्त पौधे जो है वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है। और इसमें आपका जो है जीवमंडल के भाग में सम्मिलित है। जीवमंडल के भाग में आपका जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सभी क्या है? जीवमंडल के भाग में सम्मिलित हैं। और बढ़ते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु तत्व। कौन सा भौतिक घटक नहीं है? खनिज लवण। मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है, सामाजिक, रासायनिक, भौतिक, ये सभी जो है पर्यावरण संकट होते हैं। पर्यावरण संकट का कारण क्या है? पर्यावरण संकट का कारण होता है मानवीय क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं, इसलिए ऑप्शन ए बी दोनों राइट हो जाएगा। पर्यावरण विघटन का कारण होता है पर्यावरण प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी पर्यावरण विघटन के कारण होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। पर्यावरण की बाहरी शक्तियों में कौन शामिल है? तो इसमें आपका वायु वेग, सौर प्रकाश, तापमान सभी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो इसमें आपका जैविक, भूमि, जलवायु, जल और वायु, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण के घटक हैं। परोपजीवी कीट यानी कि पैरासाइटिक इंसेक्ट्स किस पर्यावरण के अंग हैं? तो आपके जैविक पर्यावरण के अंग हैं। इनमें से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? आपका जैविक प्राणी, जल और वायु, भूमि, ये सभी क्या करते हैं? भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। बढ़ते हैं, देखिए पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा के इन्वायरोनेर से बना हुआ है? फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेर से बना हुआ है। सृष्टि संबंध तत्व यानी कि कॉस्मिक एलिमेंट्स को किस पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है? भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है। इनमें से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? खनिज लवण जो है यह पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। भारत में जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है।
सरकारी अधिनियमों से, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थानों के द्वारा, इन सभी के द्वारा जैविक विषमता का संरक्षण हो रहा है। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक आपके मानव निर्मित, प्राकृतिक, ये दोनों ही पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। मृदा, ताप तथा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के तहत आते हैं? भौतिक घटक के तहत आते हैं। पृथ्वी को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। विश्व स्तर पर पर्यावरण के संबंध में सोच किस देश में प्रारंभ हुई? फिनलैंड में। किस देश में? फिनलैंड में जो है प्रारंभ हुई। धूल के कण तथा जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? वायुमंडल में। धूल के कण, जलवाष्प वायुमंडल में ही तो होता है। पर्यावरण शिक्षा में किन विषयों की सहभागिता होती है? इसमें आपका भाषा और साहित्य, वैज्ञानिक, सामाजिक, इस सभी जो है विषयों की सहभागिता इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने किस वर्ष दी थी? 1980 में। पर्यावरण का जो अंग्रेजी रूपांतरण है एनवायरमेंट। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। शैक्षिक पर्यटन से पर्यावरण को हम बहुत करीब से जान पाते हैं। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं और पारिस्थितिकीय संतुलन को समझना, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। जीवों के पारिस्थितिक इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है। ये बात आपके एच फिटिंग कहते हैं। कौन कहते हैं? एच फिटिंग कहते हैं। पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है रचनात्मक कार्य के लिए। पर्यावरण अध्ययन विवेचन करता है। किसका विवेचन करता है? तो यह भौतिक वातावरण की और सामाजिक वातावरण की, इन दोनों का ही विवेचन करता है। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन ईजे रॉस का है। किसका कथन है? ईजे रॉस का है। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, अतः ये हैं विषयगत, एकीकृत, समावेशी। ये सभी उपरोक्त सभी द राइट वन ओवर हियर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण के तहत आते हैं। कौन कौन आते हैं पर्यावरण के तहत? तो पर्यावरण के तहत हमारे रिश्ते, नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण के तहत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है किसकी? संज्ञानात्मक की। और इसमें इनमें से कौन पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है? इसमें सौर मंडल जो है यह पर्यावरण के अध्ययन का घटक नहीं है। बाकी मानव, जलमंडल, वायुमंडल, ये सभी पर्यावरण के अध्ययन का घटक माना जाता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करते हैं, करें, इसका समर्थन नहीं करती है। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, तो इसमें स्कूल का वातावरण, बच्चे के अनुभव, उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये सभी इसमें शामिल होना चाहिए। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? धर्म जो है यह मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। बाकी समुदाय, भूमि, परिवार, ये सभी पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण और सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है स्कूल आधारित आकलन और आस्था प्रस्तुत करना, संज्ञानात्मक आयु, उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल और धमकी रहित परिवेश होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण, हमारा पर्यावरण बचा रहे, संरक्षण। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक क्या हैं? अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पर्यवेक्षक और रिपोर्टिंग, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है किससे? पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से और सैद्धांतिक, इन दोनों ही पक्ष से होता है। मानव निर्मित पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है इसमें? तकनीकी, राजनीतिक पर्यावरण, दार्शनिक, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक और शैक्षिक पर्यावरण, ये तीनों ही हमारे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसको मानव ने बनाया है। मानव निर्मित दी गई परिभाषा है पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। किसका कथन है ये आपका वुडवर्थ का कथन है। पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध, विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान, अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं अंतः अनुशासन, आयाम और सक्रियता,
संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता और समस्या समाधान, औपचारिक और अनौपचारिकता, ये सभी जो है पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को कौन कौन से कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तीसरी और पांचवी कक्षा के में जो है इसमें स्थान, कक्षा समूह में स्थान इसको दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषय शामिल किए जाते हैं, इसमें आपका सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक, भौतिक, जीव विज्ञान, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट वन हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो इसमें विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, ये इसमें शामिल नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देखिएगा, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। ठीक है, ये सब हमारा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है, जबकि जो पर्यावरण शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के मामले में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, इससे जो है इसको प्रस्तावित नहीं करती है। पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं कौन सी हैं? पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है। पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित है। ठीक है, प्रॉब्लम को सेंटर में रख करके काम किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट रहेगा। बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो जो पर्यावरण अध्ययन का जो टीचर है उसके लिए क्या चाहिए? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना या संबंधित करना, है ना। पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य क्या है? प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, पर्यावरण के प्रति संचेतना और वैज्ञानिक सोच का विकास करना। ये क्या है? पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो ये आपकी पानी के बहाव को नियंत्रित करके, वृक्षारोपण करके जो है हम मृदा को बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। जैविक और भौतिक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की मदद करती है। किसके लिए मदद करती है? यह उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, वैज्ञानिक अनुसंधान करने में और उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में हेल्प करती है, मदद करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट रहेगा। भौतिक और जैविक पर्यावरण में सहसंबंध के प्रकार क्या हो जाएंगे? ऐकिक सहसंबंध हो जाएगा, गुणांक सहसंबंध और पारस्परिक सहसंबंध हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, है ना, पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, ये क्या है? ये पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, भौतिक तथा जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार और जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। कौन से? यातायात और संचार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी क्षेत्र हैं। भ्रम है, अंधविश्वास है, संस्कृति, सभ्यता, कृषि, उद्योग, धंधे, ये सभी क्या हैं? ये सभी मानव समाज के विचार और जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो वो थे हमारा एनसीएफ 2000। क्या था? एनसीएफ 2000 था। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर होगी? तो पाठ्यक्रम में बदलाव और गैर शैक्षिक और रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके जो है इसको ये रणनीति कारगर हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्यों? क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है इसलिए। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। पर्यावरण शिक्षा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? IEEP। पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? पर्यावरण हमारा जैविक और अजैविक इन दोनों का मिक्स है, तो ऑप्शन सी द राइट वन। पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? इसमें प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, अध्यापक शिक्षा, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। निम्न में पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं, तो इसमें आपके पर्यावरण, बालक, ये दोनों ही पर्यावरण शिक्षा के घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी कब आयोजित की गई थी? अक्टूबर 1975 में। पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर दी जाती है? ये आपकी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, इन सभी स्तर पर दी जाती है। शुरुआत से ही बच्चों को पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जाती है। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है स्किल्स को डेवलप करना, जागरूकता लाना और ज्ञान व समझ का विकास करना। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो आपकी बहुआनुभाषिक है। शुरुआत में ही क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। आगे बात करते हैं, देखिएगा। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? टिवसिली, रूस में हुई थी। पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष कौन से हैं? तो इसमें पर्यावरण सचेतना, पर्यावरण शिक्षा, ये दोनों ही पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसमें आपका राइट रहेगा। पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है, किसका विकास होता है? तो इसमें पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण सचेतना और पर्यावरण व्यावहारिकता का विकास होता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा कैसे दी जाती है? तो ये भाषण के द्वारा दी जाती है। पर्यावरण जागरूकता में विकास किया जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है, किसका? ज्ञानात्मक पक्ष का। निम्न में पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, इसमें स्थलमंडल को, जलमंडल को, वायुमंडल, जैवमंडल, इन सभी को क्या करता है? समाहित करता है। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कब प्रारंभ करते हैं? प्राथमिक स्तर से पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। दी गई परिभाषा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। ये किसकी है? ये आपकी निम्बर्ट की परिभाषा है। किसकी है? निम्बर्ट की परिभाषा है। पर्यावरण शिक्षा में किसकी सहभागिता होती है? तो इसमें आपकी भाषा और साहित्य की, वैज्ञानिक विषयों की, सामाजिक, इन सभी की क्या होती है? सहभागिता होती है। पर्यावरण शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान जो है वह प्रशासन से मदद, आवश्यक ज्ञान क्या होगा? प्रशासन से मदद लेंगे, अभिभावकों से मदद लेंगे, स्वयं एकत्रित करेंगे, तभी हमें सारा ज्ञान जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे। एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई और फर्स्ट यूनिट में आपके क्वेश्चन कितने थे? 96। सेकेंड यूनिट, इस यूनिट में हमारे 82 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? IEEP। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? त्रिशूली, रूस में। पर्यावरण शिक्षा डैश में सम्मिलित है, किसमें? पर्यावरण शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी जो है वो राइट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? तो पर्यावरण शिक्षा आपकी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, इन सभी पर जो है प्रदान की जाती है। पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है, किन विषयों की? सामाजिक विषय, वैज्ञानिक विषय, भाषा, साहित्य, इन सभी विषयों की सहभागिता होती है। विश्व स्तर पर पर्यावरण संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई? फिनलैंड से। ठीक है। भारत में पर्यावरण समन्वयन समिति का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1972 है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है जैविक और अजैविक कारकों के मध्य। ठीक है, और इन दोनों का मिक्स जो है वो पर्यावरण कहलाता है। भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है। भ्रमण जो है वो निरीक्षण विधि का उदाहरण है। पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता है जैविक आवास। ऑप्शन बी द राइट वन। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कहाँ से हम प्रारंभ करते हैं? प्राथमिक स्तर से प्रारंभ कर देते हैं, शुरुआत से ही। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक विकास करना, सैद्धांतिक विकास, भावात्मक विकास, ये सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य कहलाते हैं, उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं किसका? तो इसमें जागरूकता का विकास होता है, व्यवहारिकता का, सचेतना का विकास होता है। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से।
जब बच्चे को हम भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं। वातावरण की विशेषता है कि वह परिवर्तित होता रहता है ना। पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता है क्षेत्रीय विविधता। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है भावात्मक, क्रियात्मक और सैद्धांतिक विकास करना। पर्यावरण जागरूकता का शुद्धता होता है, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। तो ये आपका शैक्षिक पर्यटन से, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान किससे होता है? शैक्षिक पर्यटन से। पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं व्यवहारिकता का, सचेतना का, जागरूकता का विकास करते हैं। पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप कहलाते हैं? ये आपके परंपरागत और क्षेत्रीय विषय के रूप कहलाते हैं। कौन? पर्यावरण अध्ययन जो है वो परंपरागत और क्षेत्रीय विषय का रूप कहलाता है। पर्यावरण ईवीएस का संबंध किससे है? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव कर पाए, चीजों को देख पाए, टच फील कर पाए, है ना। पर्यावरण शिक्षा से समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? चयनात्मक, सृजनात्मक विधि और लक्ष्य केंद्रित। पर्यावरण की शाब्दिक परिभाषा क्या है? चीजें जो हमें घेरती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है, इसीलिए तो हम बच्चों को घुमाने ले जाते हैं ताकि बच्चा सामने चीजों को देख पाए और हम उसको वहीं पर उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध करना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जो भाषा है वह बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। जो बच्चा, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी दिन प्रतिदिन जो लैंग्वेज जो बोलता है, उससे कनेक्ट होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना कौन पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां हैं? तो श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण अध्ययन कक्षा में गतिविधियां होती हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति होती है किस्से और कहानियां। इससे बच्चा जल्दी पर्यावरण से जुड़ता है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? सीखने के लिए समान आकलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या पर्यावरण अध्ययन की सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? वो आपका समाचार पत्र, परिवार के सदस्य और समुदाय, इन सभी से सीखने को मिलता है। कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जानवर जो है वो उप प्रकरण है। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु कहलाती है, क्या कहलाती है? मानव तथा अन्य जैविक समुदाय के बीच संबंधों का अध्ययन जो है वह सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है सहिष्णुता, वनस्पति विज्ञान और सहयोग। ये क्या है? समाकलित पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भ्रमण किस विधि से संबंधित है? निरीक्षण विधि से संबंधित है। वर्तमान में कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं जिनमें शामिल नहीं है, इसमें आयोजन क्षरण जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? कठपुतली मंचन सभी के लिए संभव नहीं है। पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम हैं। शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र। बहुविषयक उपागम के अंतर्गत आता है साहित्य, धर्म, भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षा। ये सभी पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है, कौन सा है? जल क्षेत्रों की सफाई, पेड़ पौधों की सुरक्षा और वृक्षारोपण। ये प्रकृति संरक्षण से संबंधित काम है, यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए जो किए जाते हैं। भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं मिट्टी, जलवायु, जलराशियां, खनिज पदार्थ, क्षेत्रीय संबंध, ये सभी भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि प्रभावशाली है? कहानी विधि, किस्से विधि, कहानी और किस्से। पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है? क्विज प्रतियोगिता। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ पे आपका डी है वो राइट हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के तहत मृदुल साधन कौन से हैं? युक्तियां, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, विधियां, ये सभी मृदुल साधन कहलाते हैं। शैक्षिक तकनीक के तहत समस्त सहायक साधनों को कितने भागों में बांटा जाता है?
मृदुल साधन, कठोर साधन, इन दोनों ही भागों में बांटा जाता है। जनसंचार के अमुद्रित माध्यम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? दृश्य माध्यम, OHP है ना, जिसको OHP, जिसको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, कंप्यूटर सिनेमा, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप हो गए, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियाँ हैं, प्रदर्शन विधि हो सकती है, प्रयोग विधि हो सकती है, व्याख्यान विधि हो सकती है। ऑप्शन डी। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहा जाता है? अवलोकन विधि कहते हैं। कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता? राजनीतिक संरक्षण जो है वो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी विधि। कौन सी विधि? विचार गोष्ठी विधि है। डैश के अलावा निम्न पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा जो है बाकी निर्देशित, समस्या, उपयुक्त, सभी, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना जो है वो पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य की प्रमुख रूप से केंद्रित होना चाहिए। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। न्यूमैन ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा है? तो यह पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान में, पर्यावरण अभियांत्रिकी, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम, इन सभी में बांटा हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से शामिल किया जा सकता है। कहानियां और वृत्तांत, क्या? कहानियां और वृत्तांत के माध्यम से बच्चे बड़े अच्छा सीखते हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या विधियां इस्तेमाल की जाती हैं? इसमें प्रश्नोत्तर विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि और व्याख्यान विधि शामिल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जनसंचार के मुद्रित माध्यम कौन से हैं? इसमें आपके एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, पत्रिकाएं, साहित्य, समाचार पत्र, जर्नल, ये सभी जनसंचार के मुद्रित माध्यम कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ भी आपका डी रहेगा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि या कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं? तो उसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने के लिए आपकी सामूहिक वाद विवाद विदित विधि हो गई, सर्वेक्षण विधि पर प्रयोगात्मक हो गया, है ना, व्याख्यान विधि हो गई, क्रियात्मक अनुसंधान, ये सभी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इको क्लब क्या है? इको क्लब पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला जो समूह है वो इको क्लब कहलाता है। उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने हेतु कौन सी विधि या कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं? तो इसमें अंतः अनुशासकीय आयाम, सेमिनार और विधि, कार्यशाला, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, ये सभी इसमें क्या होता है? यूज किया जाता है, विधियां ये सब प्रयोग की जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनको जानवरों का चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, यही सब इसके उद्देश्य हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की पर्यटन विधि जो है उसमें हम लोग बच्चे को चिड़ियाघर दिखा सकते हैं, एक विज्ञान प्रदर्शनी दिखा सकते हैं, बच्चे को विज्ञान संग्रहालय ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही जगह ऐसे स्थल हैं ऐसे जहाँ हम बच्चे को जो है पर्यावरण से संबंधित ज्ञान देने के लिए, भ्रमण के लिए ले करके जा सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा में किस विषय की सहभागिता होती है? तो इसमें आपका विज्ञान विषय हो सकता है, भाषा, साहित्य, सामाजिक, ये सभी विषय इसमें शामिल होते हैं। परियोजना पद्धति में निम्न पद होते हैं। एक तो कार्य विधि का मानकीकरण हो गया, कार्य करना, रिपोर्ट तैयार करना, मूल्यांकन, समस्या का चुनाव, कार्य का नियोजन, ये सभी जो है परियोजना पद्धति के पद होते हैं। परियोजना पद्धति के पद। पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता का मूल्यांकन करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? ये भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण जागरूकता का सृजन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? यह आपका क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? ये प्रकरणों में अंतः निर्मित तौर पर जो है उपलब्ध कराना चाहिए।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श एवं सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करें और उसको सम्मान दें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोज करे। पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए आप छात्रों को किस चैनल को देखने का सुझाव देंगे? बच्चे को आप डिस्कवरी दिखा सकते हैं, एनिमल प्लैनेट दिखा सकते हैं, नेशनल जियोग्राफी देखने के लिए बच्चों को आप सुझाव दे सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए, जहाँ बच्चा जो है करके सीखे, है ना, बच्चा एक्टिविटी करके सीखे। पाठचर्या को प्रभावकारी बनाने के लिए किसका निर्माण निम्नलिखित में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो जिला किस स्तर पर होना चाहिए? जिले स्तर पर होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने हेतु निम्न में से कौन सी अधिक प्रभावी होगा? तो इसमें संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन जो है ये अधिगम जो है वो अधिक इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता एवं स्थान क्यों दिया गया है? तो एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के लिए उनको क्या है, उच्च प्राथमिक स्थान दिया गया है। हर जगह हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापकों को छात्रों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। बच्चा जो भी सीख करके आया है, जो भी अपने घर परिवार समाज से लेकर के आया है, उसको एक्सेप्ट करें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को इसमें जो है शामिल नहीं किया जा सकता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां शामिल करने का क्या कारण है? विषय के अधिगम में आमोद और प्रमोद प्रदान करना। ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ प्रयोग होता है किसमें? इन्वायरमेंटल स्टडीज। हम लोग कहते हैं ईवीएस पढ़ो, ईवीएस पढ़ो, इसका मतलब है इन्वायरमेंटल, क्या? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो ये हमारे कितने हो गए? फर्स्ट यूनिट में 96 क्वेश्चन थे, सेकंड यूनिट में आपके 82 क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार से हमारे 178 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे और जो यूनिट 3 है इसमें आपको बताते चलें, इसमें 133 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 133 क्वेश्चन है, कलेक्शन है इसमें। यूनिट 3 जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र एवं, एक सेकेंड, एवं मानव। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन का प्रभाव है वन्य जीवों का विनाश। वनोन्मूलन का मतलब ही होता है वन्य जीवों का विनाश। वनों का संरक्षण हेतु कानून एक्ट बनाया गया था 1980 में। ताजमहल को खतरा है सल्फर डाइऑक्साइड से। और वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? मानव जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन? मानव नहीं है। कौन सा संसाधन अन्य विनीकरणीय संसाधन है? इस पेट्रोल। पर्यावरण को का जैविक कारक कौन सा है? तो वनस्पति जो है यह पर्यावरण का जैविक कारक है। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक दोहन। संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71%। जल, प्रकाश, तापक्रम पारिस्थितिक तंत्र के कौन से घटक हैं? अजैविक घटक हैं। वृक्षों को डैश भी कहते हैं, वृक्षों को उत्पादक भी कहा जाता है। मरुस्थल किसका अंग है? मरुस्थल आपका पारितंत्र का अंग है। सर्वप्रथम पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले एजी टॉन्सले थे। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। इसलिए जैव विविधता का प्रकार कौन सा नहीं है? प्रादेशिक विविधता जैव विविधता का प्रकार नहीं है। वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है पंचतंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य जो है वह उपभोक्ता के रूप में होता है। पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी? या फिर अक्टूबर 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यह किसने कहा है? क्या कहा है?
पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ऐसा ब्लांस कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं पौधे। बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, पौधारोपण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जीव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है। पारितंत्र का तत्व है, इसमें ऊर्जा तत्व, भौतिक तत्व, जैविक तत्व, ये सभी पारितंत्र के तत्व हैं। पर्यावरण का जैविक कारक कहलाता है वृक्ष। निम्न में से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? तो इसमें वायु, जल, भूमि, ये सभी क्या करते हैं? भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें आपका जैविक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, भौतिक तत्व, ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। पर्यावरण में जैविक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, भौतिक तत्व, ये सभी सम्मिलित हैं। जैविक तत्व में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? जल सम्मिलित नहीं है। मरुस्थलीकरण किस प्रकार का प्रदूषण है? यह आपका स्थलीय प्रदूषण है। स्थलीय पौधे निर्भर रहते हैं, वायुमंडल एवं मृदा पर निर्भर रहते हैं। और किस मात्रा से अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है उसको क्या जो है खतरनाक माना जाता है। विश्व को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल फैला हुआ है? 71% भाग पर जल फैला हुआ है। कौन विघटक नहीं है? चूहा इसमें विघटक नहीं है। और इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? तो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। एक उत्तम पारितंत्र का घटक क्या कहलाता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अजैविक पदार्थ। पारितंत्र का तत्व है, इसमें भौतिक तत्व, सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, ये सभी पारितंत्र के तत्व के अंतर्गत आते हैं। पारितंत्र का प्रमुख रूप क्या है? मानवीकृत, अंतरिक्ष, प्राकृतिक, ये सभी पारितंत्र के प्रमुख रूप हैं। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है? खरगोश शाकाहारी श्रेणी का उपभोक्ता है। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन आपका फिटिंग का है। विघटन जीवधारी की प्रमुख भूमिका होती है। नष्ट हुई सामग्री सामान्य पदार्थों में ले जाना, नष्ट हुई सामग्री सामान्य पदार्थों में ले जाना विघटक जीवधारी की प्रमुख भूमिका होती है। भूगर्भ जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा जल। इनमें से कौन सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? जलवायु सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति सागौन कहलाती है। पर्यावरण की बाह्य शक्तियों में सम्मिलित हैं, इसमें ऊर्जा, प्रकाश, भौतिक प्रकाश, सौर प्रकाश, ये सभी पर्यावरण की बाह्य शक्तियों में सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है वो आपका राइट रहेगा। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक व जैविक दशाओं का योग है, किसका कथन है? जे स्मिथ का है। घास क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र है। घास, टिड्डा, मेढक और सांप, बाज। एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुदाय कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जल, भोजन, ईंधन, ये सभी हमें प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से मिलता है। इनमें से कौन अजैव संसाधन के तहत आता है? जलवायु, प्राकृतिक गैस और पत्थर, ये सभी अजैव संसाधन के तहत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन है? जल, सौर ऊर्जा, भूमि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, किसका कथन है? ये ब्लांस का कथन है। किसका कथन है? ब्लांस का कथन है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है? पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे उत्पादक का काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है? खुला है। पारिस्थितिकी तंत्र खुला है। भोजन, ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है जिसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। 16 घास स्तर कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज प्राणियों का अपने आसपास कार्बनिक एवं अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? ये आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है। प्रकृति में जैव अजैव संघटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं कौन? बकरी, लोमड़ी, शेर, उपभोक्ता, हरे पादप, उत्पादक, कवक, बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं। पादप प्लवक
छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे हैं जिनका नाम डॉयटम है, ऑस्लिटोरिया है, उडोगोनियम है, स्पाइरोगायरा है, जिग्नीमा है, क्लेडोफोरा है। ये सभी जो छोटी प्लावी या निलंबित निचले पौधे होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका जो है वो राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की कार्यप्रणाली को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? इसको पारिस्थितिक तंत्र में उपयोग किया जा सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन, पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। टॉन्सले एक जाने माने हैं, क्या हैं? पारिस्थितिकी विद हैं। पौधों और जंतुओं के बीच की जो कड़ी है वो युगलीना है, क्या है? पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं। जीवाणु है, जीवाणु अपघटक है। खाद्य कड़ी का जो सही क्रम है वो है घास, हिरण, भेड़िया और शेर। अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया है। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, प्रादेशिक विविधता। जंगल बनाते हैं, जंगल सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है, खनिज पदार्थों के चक्र में और ऊर्जा के प्रवाह में पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का जो उदाहरण है वो है चिड़ियाघर। कौन है? चिड़ियाघर जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य प्रकाश है। कौन है? सूर्य का प्रकाश है। किस वर्णक यानी कि पिगमेंट की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? सांप द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन जीवी कारक नहीं है? प्रस्तर, शैक यानी कि लाइकेन है, क्या है? सहजीवी है। लाइकेन सहजीवी है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। किसमें? जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। अंतः मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है सभी हरे पौधों में। किसी जगह के फ्लोरा और फौना इंगित करते हैं, किसको? पेड़ पौधों और जंतुओं को इंगित करते हैं। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ये ऐसे शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। इनमें जीवी कारक नहीं है। कौन? चट्टान जीवी कारक नहीं है। खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य जाल कहलाती है। इनमें से कौन मुर्दाखोर नहीं है? मशरूम जो है वो मुर्दाखोर नहीं है। 10% का नियम किससे संबंधित है? लिंडमैन 1942 से संबंधित है। जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है। कौन? इसमें उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक ये सभी सम्मिलित हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु है वो आपकी मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था टैडपोल कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, एक दिशा में होता है। पर्यावरण एक स्रोत है ऊर्जा का, अधिगम का, औषधि का एक स्रोत है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी आपकी केरल राज्य में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में शामिल जो गैस है आपकी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? प्लवक। पत्तियों का रंग किस कारण हरा होता है? पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में जीवीय घटक है। कौन जीवी घटक है? पादप। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का जो दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल इसका दूसरा नाम है। कहता है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? जैव सांद्रण। सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है?
673 किलो कैलोरी। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है। इनमें पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु में। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत आपका सूर्य है। इनमें से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो वो आपका नीम है। ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक पक्षी। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से क्या सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। और कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? जल ऊर्जा। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? उसमें नाइट्रोजन नहीं होता। क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। कौन सी खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदान की नहीं है? प्लावक, मछली, व्हेल जो खाद्य श्रृंखला है क्षारीय मैदान की नहीं है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? परागण के द्वारा जो पौधे होते हैं वो प्रजनन करते हैं। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहा जाता है? एंडेमिक कहा जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? हरे रंग में सबसे अधिक होती है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की है। पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल होते हैं उत्पादक। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एजी टॉन्सले के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र जो है यह लाइकेन व शैवाल, रेंडियर मानव है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए। प्रकृति से हमारा संबंध, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए। तो ये आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। जो यूनिट नंबर 4 है इसमें आपके 172 क्वेश्चंस का कलेक्शन यूनिट नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा। 172 क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे। रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? यूरेनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व है। ग्लोबल वार्मिंग है एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? CFC का। और जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉल और एहरलिच हैं। एहरलिच पृथ्वी की सतह का भाग जहां मानव निवास करता है जयमंडल कहलाता है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान और समझ, जागरूकता और स्किल्स को डेवलप करना। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। घर में तुलसी का पौधा कम करता है वायु प्रदूषण को। जल प्रदूषण से क्या होता है? हैजा होता है, टाइफाइड, पीलिया, ये सभी जो है जल प्रदूषण से फैलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है किसका? वायु का। आगे बढ़ जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्या होता है? बहरापन आ सकता है, हृदय रोग हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, ये सारे रोग हो सकते हैं। मुख्य प्रदूषण कारक हैं, किसके कारक हैं? ये मनुष्य के कारक हैं। जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय जो है वो है वर्षा जल का संग्रहण, उसको कलेक्ट करना। ध्वनि प्रदूषण होता है लाउड स्पीकर से होता है ना, वाहनों से होता है। प्रदूषण का कारण है क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या है, संसाधनों की कमी है, वनों का विनाश, ये सब क्या है? प्रदूषण के कारण हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? समताप मंडल में विद्यमान है। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस हैं वो अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। अम्ल वर्षा होती है कारखाने वाले क्षेत्र में, जहाँ CO4 की अधिकता होती है वहाँ अम्लीय वर्षा होती है, वहाँ एसिड रेन होती है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसमें CO2 है, CFC है, CH4 मीथेन है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन करती है? ओजोन परत।
विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च, विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च। आगे बढ़ जाते हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट है इसमें। और जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें से पवन ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है कौन? कीटनाशक पदार्थ और रसायनों का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित विदोहन, बढ़ती जनसंख्या, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ऊर्जा संकट का समाधान है, क्या है? वैकल्पिक खोज। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है? खाद्यान्न फसल में। जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है वनों का रोपण करना, यह जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्मॉग सिटी किसे कहते हैं? कोलकाता को। सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषण जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ मुख्य पशु नहीं है? दुधवा में बाघ मुख्य पशु नहीं है। किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? पेंट और पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? शीशा। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है अम्लीय वर्षा। एक अविघटनीय प्रदूषक है कौन? प्लास्टिक जो है वो एक अविघटनीय प्रदूषक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला जो प्रमुख रोग है वो है आंत्रशोथ। समुद्र सतह पर तेल के फैलाव को क्या कहा जाता है? ऑयल स्लिक कहा जाता है। मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास यानी कि नुकसान। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए साइलेंसर। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई जो है वो है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का जो उत्तम उपाय है वो है पुनः चक्रित करके, है ना, रिसाइकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहता है बायोगैस से तात्पर्य है बायोगैस के खमीरीकरण से उत्पन्न गैस। नेक्स्ट वन इज भारत सरकार ने अभी हाल ही में निम्न में से किस मूगा चट्टान को संरक्षण के लिए समुद्री पार्क घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी को। अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो है नाइट्रो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से किस जीव द्वारा प्रमुखतः ग्रीन हाउस गैसों की उचित उत्पत्ति होती है? वो है हमारे हरे पौधे। कौन है? हरे पौधे हैं। निम्न में से किस ईंधन से न्यूनतम प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन से न्यूनतम प्रदूषण होता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय आपका नैरोबी में है। सबसे अधिक अम्ल वर्षा जो है स्वीडन में होती है। रसोई गैस में कौन सी विषैली गैस निकलती है जलने पर? तो वो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है। ओजोन सांद्रण की जो मापन इकाई है वो है आपकी डॉन्सन। कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है? तो इसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी क्या हैं? कार्बनिक प्रदूषक हैं। कौन सा मानवकृत प्रदूषण है? तो इसमें आपका वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सभी मानवकृत प्रदूषण हैं। कौन मानवकृत मृदा प्रदूषक है? मृदा प्रदूषक पूछ ले तो इसमें आपका औद्योगिक अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, ये सभी मानवकृत मृदा प्रदूषक हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन जल प्रदूषण करता है? कीटनाशक जो दवाएं होती हैं जल को प्रदूषित करती हैं। कौन सा वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है? इसमें वाहनों से प्रदूषण, औद्योगों से प्रदूषण, घरेलू ईंधन का दोहन, ये सभी वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नगरों में जल प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो है औद्योगिक बहिस्राव। स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण आपका वायु प्रदूषण है। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है? डेसिबल। कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है? तो इसमें आपका SO2 है, H2S है, CO2 है, ये सभी हैं। कौन सा जल प्रदूषक का प्रकार है? तो इसमें जैविक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ये सभी जल प्रदूषण के प्रकार हैं। इनमें से किस स्रोत से तापीय प्रदूषण होता है? तो परमाणु परीक्षण से तापीय प्रदूषण होता है। निम्न में से जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव कौन सा है? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है। कौन सा जल प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है? तो वो आपका कृषि बहिस्राव हो गया, घरेलू बहिस्राव, वाहित मल हो गया, औद्योगिक बहिस्राव अपशिष्ट हो गए, ये सभी जो है इसमें
जल प्रदूषण के मानवकृत स्रोत हैं। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक जो प्रभावित देश है वो आपका नॉर्वे और स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। हरित भवन का संबंध होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन करती है? तो इसमें आपकी बादलों की परत, जिसको ओजोन परत कहते हैं। ओजोन छिद्र का प्रभाव क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है ना, ये सभी हो जाते हैं। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। और पर्यावरण संरक्षण समस्या है, ये पूरे विश्व की समस्या है। पर्यावरण के अवनयन है ना का परिणाम क्या है? प्राकृतिक प्रकोप, अस्वस्थता, बीमारियां, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट है। पर्यावरण की गुणवत्ता में नुकसान जो होता है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण अवनमन कहलाता है। श्वास की बीमारियों का जो कारण है वो क्या है? वायु प्रदूषण है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? SO2 और NO2। भू प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कृषि अपशिष्ट। प्रदूषित जल में अधिक हो जाते हैं नील हरित शैवाल, अधिक हो जाते हैं। आगे बात करेंगे, वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारा औद्योगिक अपशिष्ट है, स्वचालित वाहन है, दहन है, ये सभी हमारे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक मृदा प्रदूषक है? इसमें आपका मृदा क्षरण हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सभी प्राकृतिक मृदा जो है प्रदूषक हैं। स्वचालित वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। नगरों में जल प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका क्या हो जाएगा? औद्योगिक बहिस्राव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से वायु प्रदूषण का जो मानवकृत स्रोत है वो आपका घरेलू ईंधन का दहन, वाहनों से प्रदूषण, उद्योगों से प्रदूषण, ये सभी इसमें शामिल हैं। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का प्रकार है? तो जैविक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण, सभी जल प्रदूषण के प्रकार हैं। कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण है? तो आपका भूजल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धूल प्रदूषण, सभी प्राकृतिक प्रदूषण कहलाते हैं। कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? गैमेक्सिन जो है वो मृदा प्रदूषक नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है इनमें से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है? तो वो आपका कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, सभी कार्बनिक प्रदूषक हैं। कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है? तो H2S, CO2, SO2, ये सभी अकार्बनिक प्रदूषक हैं। इनमें से किस स्रोत से तापीय प्रदूषण होता है? परमाणु परीक्षण जो स्रोत है इससे तापीय प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है वनोन्मूलन, वनों का विनाश। आगे बढ़ जाते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस प्रकार का प्रदूषक है? ये आपका गैसीय प्रदूषक है। कौन अदृश्य प्रदूषक है? तो इसमें बैक्टीरिया और जहरीले रसायन जो हैं वो अदृश्य प्रदूषक हैं। कौन जल प्रदूषक नहीं है? रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। भारत में प्रदूषण का एक कारण है वो है जनसंख्या का विस्फोट। इनमें से पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो कारण है वो है प्राकृतिक साधनों का अनुचित विदोहन, बढ़ती आबादी, कीटनाशक पदार्थ और रसायनों का प्रयोग, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? संपूर्ण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट पर्यावरण विघटन से तात्पर्य है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? अशुद्ध जल। और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट वन कहता है क्वेश्चन, देखिए तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निम्न पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो उसमें आपका UVC जो है वो ज़्यादा हानिकारक है। ओजोन परत का अधिकतम नुकसान कहाँ होता है? दक्षिणी ध्रुव में। रेड डाटा बुक उससे संबंधित होती है जो जीव विलुप्ति के कगार पर होते हैं, विलुप्त होने की कंडीशन पर होते हैं। मानव की वो गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें कृषि क्रियाकलाप हो जाएगा, एरोसोल कैन का उपयोग है, वनों का जलाना है, ये सभी इसमें शामिल हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। CNG का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किस में होता है? तो ये आपका उद्योगों और वाहनों में होता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुष्क बर्फ ठोस रूप है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का।
वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? वायु प्रदूषण वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण का जो कारक है वो आपका धुआं है। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। दूषित जल पीने से फैलने वाली जो बीमारी है टाइफाइड है। हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 21%। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, कौन नहीं है? खनन अपशिष्ट। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। ऊर्जा का अप्रदूषणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण हो जाएगा, है ना। और हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? नाइट्रोजन का। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों का क्षारित यानी कि क्षरण होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। स्मॉग यानी कि धुआं या धुंध जो है वो बनता है, किससे बनता है? धुएं और कोहरे से बनता है। आगे बढ़ेंगे। संरक्षण या विनाश किसकी पुस्तक है? सरला बहन की पुस्तक है, ये सरला बहन की पुस्तक है। और भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? इसमें जल संसाधन विभाग, केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ये सभी जो है वो बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करते हैं। इनमें से क्या पर्यावरणीय समस्या नहीं है? जल का संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है। किस भारतीय राज्य में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं? हिमालय। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? मृदा अपरदन। क्या होता है? मृदा अपरदन। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख जो रोग है वो कौन सा है? कैंसर है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पौधे हैं। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और लंदन ध्रुव पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। इतिहास में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है ठोस अपशिष्ट। वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? जिसमें आपका H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। और इसमें है आपका क्वेश्चन कहता है ग्रीन गुड डीड नहीं है। क्या नहीं है? कचरे को जला देना ग्रीन गुड डीड नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीना माता रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? पारा। जल प्रदूषण या जल जनित रोगों का एक उदाहरण है अतिसार। हरित गृह प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया जीन बैप्टिस्ट क्यूरियर के द्वारा पहचाना गया था। प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन करें, वो है आपका मीना माता और फ्लूओरोसिस। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO, कोबाल्ट से होती है आपकी। और जनसंख्या को मानव पूंजी बनाने के लिए किस क्षेत्र में निवेश किया जाता है? प्रशिक्षण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सुविधा में, इन सभी में निवेश किया जाता है। बायोमास के अवायवीय किण्वन के द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? बायोगैस उत्पादित होती है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किस रोग का कारण बनता है? इसमें आपका DNA विखंडन, आंख से पानी गिरना, कैंसर, ये सभी रोग से उत्पन्न होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सी गैस सूरज की घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है? ओजोन। किस स्तर से नीचे आने जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दिखाई देती है? 200 DU के नीचे जाने पर। पृथ्वी का ऊष्मायन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसमें साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। वायु प्रदूषण से होता है, क्या होता है? श्वसन संबंधी रोग हो सकता है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इसलिए ये सभी रोग हो सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अंतर्गत रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की जो ऊपर सीमा है वो है 55 डेसिबल। पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाने के लिए IUCN ने किस पुस्तक को बनाया है? रेड डाटा बुक को। रेड डाटा बुक में वो होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर होते हैं। इनमें से कौन पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? वनरोपण। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके उत्सर्जन और पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के माध्यम से क्या होता है? उत्सर्जन और पुनः उत्सर्जन होता है।
इनमें से कौन सा जीव जैव अपघटय पदार्थ है? सोडियम लॉयल सल्फेट। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा सॉरी जो है वो है रासायनिक आपदा। क्या है? रासायनिक आपदा है। गैसीय अवशिष्ट है, लकड़ी कोयला से जलने से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। इनमें से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के प्रयुक्त रसायन जो है वो आपका सिल्वर आयोडाइड है। कौन है? सिल्वर आयोडाइड है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वायुमंडल में 99% भाग पर किन गैसों का विस्तार पाया जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का विस्तार पाया जाता है। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषक ठोस, द्रव, गैसीय प्रदूषक होते हैं। विश्व में कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। विश्व में खाद्य समस्या का जो मूल कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि खाद्य समस्या का मूल क्या है? मूल आपका ये कारण है। तो अब यहाँ से आपकी यूनिट नंबर 5 शुरू होती है और यूनिट नंबर 5 जो लास्ट यूनिट है इसमें हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 85 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपका यूनिट नंबर 5 में है और इसको मिलाकर के हम लोग 568 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। वीडियो को लास्ट में एक कमेंट, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। संपोषित विकास शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? प्रयोग किया था 1990 में किया गया था। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है? संपोषित विकास कहलाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? यह आपका 1986 से लागू हुआ। भारत सरकार ने पर्यावरणीय अभियान कब आरंभ किया था? 1986 में। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में जो बाधा है वो कमजोर आर्थिक स्थिति है, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज हैं, जन सामान्यता की अज्ञानता है। ये सभी जो कारण है वो लागू करने में बाधा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू है? तो ये 19 नवंबर 1986 से लागू है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1 जून 1972 का आयोजन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ओजोन छिद्र का प्रभाव होता है, क्या होता है? समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और मौसम बदल जाता है। ये सभी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं जब ओजोन में छिद्र हो जाता है। अम्लीय वर्षा का जो रूप है वो हमारी शुष्क वर्षा, नम वर्षा, ये क्या है? ये अम्लीय वर्षा कहलाती हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैविक विविधता को समाप्त करने में किसकी भूमिका संभव है? मानव की। द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन अधिनियम कब पारित किया गया? 1912 में। जैविक विषमता के संरक्षण एवं अनुरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, यूनेस्को के द्वारा भी किया जा रहा है, विश्व संरक्षण संगठन के माध्यम से भी किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय वन नीति जो हमारी है 1952 में बनी। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व चार्टर कब पारित किया? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1980 में। ठीक है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र CEE स्थित है, कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। शून्य प्रदूषण वाला जो देश है वो है स्विट्जरलैंड। और सतत शिक्षा का संबंध किससे है? पर्यावरण शिक्षा से है, प्रसार शिक्षा से और प्रौढ़ शिक्षा से है। किसका सतत शिक्षा का संबंध है? इन सभी से है। रेगिस्तान की वृद्धि रोकने के लिए किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है सामाजिक वानिकी से और सतत शिक्षा से पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 में शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1985 में शुरू हुआ। भूमि का उपयोग किस कार्य में होता है? आवास स्थल में भूमि का उपयोग होता है, उद्योग में होता है, कृषि में, इन सभी में भूमि का उपयोग होता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। ओजोन परत के विनाश से कौन सा रोग संभव है? कैंसर। एगमार का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। एगमार का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। भारतीय गैंडे संरक्षित हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1980 में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वर्षा जल संग्रहण से क्या आशय है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण होता है। ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है?
राजीव सिन्हा हैं। कौन है? राजीव सिन्हा हैं। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। एमएस स्वामीनाथन थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध क्यों है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। समुद्र जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश प्रगतिशील स्थिति में है? कुवैत। माइल्यू शब्द प्रयोग किया जाता है पर्यावरण मंडल के लिए प्रयोग किया जाता है। जिला पर्यावरण वाहिनी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। भूमि संरक्षण की जो विधियां हैं वो हमारी पट्टीदार कृषि हो सकती है, वैदिक कारण, करण तथा फसल चक्रीकरण होता है, वृक्षारोपण, ये सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द राइट वन ओवर हियर। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब बना? ये आपका 1974 में बना था। और बात करते हैं पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ को तृतीय सम्मेलन कब हुआ था? ये आपका 1975 में हुआ था। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं वो कौन सी हैं? कृषि क्रियाकलाप हो गया, एयरोसोल का उपयोग हो गया, वनों का जलाना, ये सभी क्या है? मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में है। कहाँ? एम्स्टर्डम में है। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1980 में। भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में। WWF से क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मई को। इनमें से कौन ऊर्जा अक्षय संसाधन नहीं है? जल। कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? जल ऊर्जा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित हुआ? 1969 में स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है किस राज्य में स्थित है? केरल में। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? प्राकृतिक गैस। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। वन महोत्सव दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? भूतापीय ऊर्जा आपका अपारंपरिक नवीनीकृत संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन संरक्षण अधिनियम के तहत किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? इसमें शहतूत, रबर, चाय, इन सभी की खेती जो है वो गैर वन्य गतिविधि है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत जो है वो आपका सौर ऊर्जा है। केदारनाथ अभयारण्य किस पशु के लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में स्थित है वह है भारत की माउंटेन रेलवे। वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो मूल उद्देश्य है वह है पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकार को मान्यता देना। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ हुआ था? यह आपका 1973 में आरंभ हुआ था। पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है वह है हमारा व्याख्यान श्रृंखला, पारिस्थितिकी विकास शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फिल्म प्रदर्शन आदि, ये सभी क्या है? पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ था। पर्यावरण, एक सेकंड प्लीज, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है? मिट्टी का घड़ा। किस प्रकार का? मिट्टी के घड़े के प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खनिज संरक्षण के उपाय हैं। क्या उपाय हैं? खनिजों को नियोजित उत्खनन और खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग, भूगर्भिक सर्वेक्षण एवं नए खनिजों की खोज। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनिजों द्वारा पर्यावरण में भूस्खलन में वृद्धि होती है, वनस्पति विनाश होता है, धूल से प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। जल संरक्षण हेतु जो उपाय हैं, जल प्रदूषण से बचाव, भूमिगत जल का सही उपयोग होना चाहिए, जल वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। हरित क्रांति के तहत निम्न कृषि बदलाव आए हैं। उन्नत कृषि उपकरणों का प्रयोग करने में, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने में, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में वृद्धि हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसमें आपका भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा है, जीवभार आधारित ऊर्जा और सौर ऊर्जा है, समुद्र लहर की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्न से गलत युग्म का चयन कीजिए। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम, ये आपका गलत है। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? शेर का। नवीकरणीय संपदाएं व संपदाएं हैं
वे संपदाएं हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं। पवन शक्ति, जल, सौर ऊर्जा, मृदा, वनस्पति, ये सभी वे संपदाएं हैं जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। वे कौन सी संपदाएं हैं जो प्राकृतिक वातावरण ने हमें दी और हम विविध प्रकार से उन्हें उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। ओनली 85 क्वेश्चन है। जो लोग जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर वे उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपका जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत दिया गया था। कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? खनिज तेल बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। निम्न में प्राकृतिक संसाधनों के जैविक जो घटक हैं वो हैं पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, जीवाश्म आदि सभी। कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? IUCN जो संस्था है वह वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधनों के जो अजैविक घटक है उसमें मिट्टी, जल, वायु, ऊर्जा, प्रकाश, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको बिना लाइक बिना कमेंट आप नहीं जाएंगे। अनवीकरणीय संपदाएं वे होती हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने से वो नष्ट हो जाती हैं और पुनः उपयोग में नहीं ला जा सकती हैं। वो कोयला हो गया, सभी प्रकार के धात्विक तत्व हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लास पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।